तो दोस्तों कोडैक के इस 50 इंच 4K HDR टीवी का एक अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन, डिटेल फिजिकल ओवरव्यू और एक पिक्चर एंड साउंड कंपैरिजन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोडैक कंपनी जो फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन क्लेम करती है कि इस टीवी में है, वो इस टीवी में है भी या नहीं, और अगर है तो उस फीचर का मतलब क्या है, टीवी में वो क्या रोल प्ले करती है, और ये भी जानेंगे कि उस फीचर को यूज़ करके आप कैसे अपने टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस को इन्हांस कर सकते हैं। मैं हूं अविनाश, स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों लास्ट जो मैंने वीडियो इस टीवी के ऊपर बनाई थी, उसे बनाया हुआ ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। उस वीडियो में ही मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन का एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को डिले होने का कारण यही था कि बहुत सारे फीचर्स रिलेटेड जो मेरे क्वारीज थे, मैंने कोडैक के कस्टमर केयर को ऑलमोस्ट 10 टाइम्स आज तक फ़ोन किया है। उसमें सिर्फ एक बार ही उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया, उसमें भी उन्होंने जो आंसर मुझे दिया था वो सेटिस्फैक्टोरियल नहीं था। तो उसके बाद मैंने अपने खुद के रिसर्च के बेसिस पे और टीवी को जितना मैं इन डेप्थ इसको यूज़ करके जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसी बेसिस पे मैं आपको आज के सारे फीचर स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि जो थोड़ा इस टीवी में कॉम्प्लेक्स है, जो कि ये सेटिंग जो है, अगर आप यहाँ के इस टीवी के सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 सेटिंग्स है, जिसमें एक्चुअली आपको पिक्चर और साउंड और जो भी इसका जो एक्स्ट्रा मेन हाइलाइट्स है वो सेटिंग्स आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। उसे आपको एक्सेस करने के लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको टीवी को अपने जो सेट टॉप बॉक्स मोड में, अर्थात मैं HDMI 2 में मैं टीवी कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं HDMI 2 में जब मैं यहाँ जाता हूँ उसके बाद फिर आपको वापस इसके सेटिंग में जाना होगा। अब इसको सेटिंग में जाने के लिए आपको फिर से मेनू बटन प्रेस करके मोर ऑप्शन में आना होगा। मोर ऑप्शन में आके अब आप यहाँ देख सकते हैं सेटिंग में ये टीवी सेटिंग का ये ऑप्शन आ रहा है। यहीं पे आपको एक्चुअली सारे इसके फीचर स्पेसिफिकेशन के डिटेल आपको मिलेंगे और आप यहाँ से कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो दोस्तों जो सबसे पहला फीचर है वो है MEMC, और कोडैक इस फीचर को बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट करती है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है मोशन एस्टिमेशन एंड मोशन कंपनसेशन। इसका होता यह है कि आपका जो टीवी है वो आर्टिफिशियली जो वीडियो आप देख रहे हैं, चाहे वो कोई मूवी हो या स्पोर्ट्स हो, उसे डिटेक्ट करती है कि उसमें कितना फ्रेम पर सेकंड का वो वीडियो है। नॉर्मली जो मूवीज़ हम लोग देखते हैं वो 24 या 25 फ्रेम पर सेकंड का होता है। डिटेक्ट करने के बाद टीवी आर्टिफिशियली 2 फ्रेम्स के बीच में एक फ्रेम ऐड कर देती है। ऐड करने के बाद होता क्या है कि आपका जो वीडियो का जो फ्रेम पर सेकंड है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उससे फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आप जब कोई मोशन पिक्चर देख रहे हैं या कोई मूविंग सीन आप जब देख रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। फ़ायदा इसका आपको कहाँ मिलता है, जब आप कोई स्पेशली गेम देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं या फुटबॉल देख रहे हैं, तो उसमें उस समय आपका जो पिक्चर का ट्रांजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ दिखता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस टीवी में कोडैक कहती तो है कि MEMC इसमें है, लेकिन इसके सेटिंग में मैंने पूरी तरह से जाकर देखा है, इसमें कहीं भी MEMC का कोई रिलेटेड सेटिंग नहीं है। पूरी तरह से इस टीवी को खंगालने के बाद मैंने इसके कस्टमर केयर को भी फ़ोन किया था। 3 बार फ़ोन करने के बाद हर बार उन्होंने कहा था कि टेक्निकल डिपार्टमेंट से कॉल बैक आएगा। 3 बार फ़ोन करने के बाद एक कॉल बैक आया, तो जब मैंने उन्हें ये कहा कि आपके टीवी में जो MEMC आप क्लेम करते हैं वो सेटिंग में कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि ये सेटिंग में आपको दिखाई नहीं देगा, ये इनबिल्ड है। तो मैंने कहा अगर ये इनबिल्ड है तो फिर इसका इफ़ेक्ट मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि नॉर्मली आप जो टीवी में जो मूवी मोड होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पिक्चर मोड में आपके स्टैंडर्ड विविड मोड, स्टैंडर्ड मोड, स्पोर्ट्स मोड, यूज़र मोड, गेम मोड और एक मूवी मोड भी होता है। तो नॉर्मली टीवी में जो मूवी मोड होता है उसमें ऑटोमेटिकली जो MEMC मोड होता है, जिसे कि सोप ओपेरा इफेक्ट भी कहते हैं, वो ऑफ रहता है, बाकी में ये ऑन रहता है। अब चूंकि इस टीवी में वो ऑप्शन भी नहीं है मूवी मोड का जहाँ पे आप ये डिफरेंस देख सकें, तो अलग अलग तरीके से मैंने इसे जांचने की कोशिश की, लेकिन मुझे इसका इफेक्ट कहीं नहीं दिखा। तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली इनबिल्ड एक फ़ीचर है और ये ऑटोमेटिकली काम करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो में ये काम करे। तो मैंने उनसे कहा इसका मतलब कि मुझे ब्लाइंडली आपको बिलीव करना होगा कि इसमें MEMC है,
तो उन्होंने इसके बाद मुझे कहा था कि ठीक है वो दोबारा से अपने टेक्निकल टीम से कंसल्ट करके दोबारा मुझे कॉल बैक करेंगे, लेकिन वो कॉल आज तक, ये 1 महीने से ज़्यादा हो गया, वो नहीं आया। तो इस बेसिस पे मैं यही कंक्लूड करके आपको बताऊंगा कि इस टीवी में MEMC टेक्नोलॉजी नहीं है, और अगर कहीं इनबिल्ट है भी है तो वो काम नहीं करता है। क्योंकि मैं तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसकी इस एक खामी की वजह से आप इस टीवी को रिजेक्ट कर दें। इसमें बहुत सारे क्वालिटीज़ भी हैं, अच्छे स्पेसिफिकेशन हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जो दूसरा जो फीचर इसका है, जो कंपनी हाईलाइट करती है, वो है HLG। वो भी आपको सेटिंग में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन उसे आपको देखने का एक तरीका है। आपका सबसे पहले तो आपको उसमें डिज्नी हॉटस्टार इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि इस टीवी में ये इनबिल्ट नहीं आता है। उसके बाद आप जब कोई भी अगर मूवी या पिक्चर यहाँ पर जब आप देखेंगे, तो चलिए मैं आपको एक यहाँ पर दिखाता हूँ। तो इस थर्ड पार्टी के थ्रू स्पेशली हॉटस्टार में ये फीचर एक है कि जिससे आप जान सकते हैं कि आपके टीवी के अंदर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। तो चलिए उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, इसके वीडियो क्वालिटी के सेटिंग में जाना है। यहाँ पर जाकर डिटेल्स में आप क्लिक कीजिए। डिटेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके वीडियो में मैं सामने से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो थर्ड पार्टी ऐप है, इसमें आपके ये देखिए डिवाइस का जो मॉडल नंबर है वो दिखा रहा है। यहाँ पर जो मेन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले रेजोल्यूशन। ये आपका 4K रेजोल्यूशन है, जो कि इस ऐप ने डिटेक्ट किया है, बिल्कुल सही है। डिस्प्ले HDR में जैसे कि कंपनी क्लेम करती है कि डॉल्बी विजन सपोर्ट करती है, बिल्कुल सही है। HDR10 ये सपोर्ट करती है, 10+ सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन आप कोडैक के अगर वेबसाइट पे जाएंगे और अगर इस टीवी को सर्च करेंगे तो वहाँ पे वो HDR10+ सपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत ही निराशाजनक है। दूसरा जो मैंने आपको बताया HLG, तो ये हाइब्रिड लॉग गामा, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, ये भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा भी और भी हम देख लेते हैं। तो डिवाइस के HDR डिकोडर में जैसे ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने कह दिया है, उसके अलावा जो वीडियो HEVC इस फॉर्मेट को भी ये सपोर्ट करती है। ऑडियो कैपेबिलिटी में आप यहाँ पे देखेंगे तो मैक्स चैनल काउंट ये कहता है कि 8 अर्थात 7.1 को ये सपोर्ट करती है, लेकिन ये मेंशन इनके फीचर में नहीं किया गया है। ये सिर्फ 5.1 का ही मेंशन करती है। सपोर्टेड इनकोडिंग इसे यहाँ पर 2 दिखा रही है। तो ये वो जो फीचर्स है जो कि आप एक थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू में कंफर्म कर सकते हैं कि ये सारे हैं। बॉटम में अगर मैं दिखाऊँ तो जो वीडियो मैंने अभी चलाया है वो किस रेजोल्यूशन में चल रहा है वो दिखा रहा है। और चूँकि एक मूवी, और मैंने आपको बताया कि नॉर्मली सभी मूवी 25 फ्रेम पर सेकेंड के ही आते हैं। तो दोस्तों HLG का फुल फॉर्म है हाइब्रिड लॉग गामा, और इसे जापान की NHK, जो कि वहाँ के नेशनल ब्रॉडकास्टर है, और BBC दोनों ने मिलकर डेवलप किया था। ये जो एक वीडियो कंप्रेसिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि आपके HDR टीवी और स्टैंडर्ड डेफिनेशन टीवी अर्थात नॉन HDR टीवी दोनों को सपोर्ट करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप का जो ब्रॉडकास्टर है, अगर आपका कोई कंटेंट HDR में ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो वो आपके HDR टीवी में तो चल जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन टीवी है तो वहाँ नहीं चलेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए HLG टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था, जिसमें कि एक सेम सिग्नल में किसी एक फुटेज को HDR प्लस SDR स्टैंडर्ड डेफिनेशन दोनों में ही कोडिंग किया जा सकता था। तो जब एक ही फुटेज में आपका HDR और HDR दोनों कंटेंट जब कोडिंग होके ब्रॉडकास्टर आपको ब्रॉडकास्ट करेगा, तो नो मैटर आपके पास HDR टीवी हो या फिर स्टैंडर्ड डेफिनेशन पुराना वाला टीवी, दोनों में ही ये सिग्नल आपका आराम से चलता था। और आज की डेट में भी जापान में जो ब्रॉडकास्टर है वो HLG में ही ब्रॉडकास्ट करते हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी भी ये उतनी प्रचलन में नहीं है। इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया में जो हमारे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो आज भी MPEG-2 या MPEG-4 फॉर्मेट में ही सारे चैनल्स ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो आज की डेट में HLG का आपके ब्रॉडकास्टर के जो चाहे आप वो टाटा स्काई हो, डिश का हो या वीडियोकॉन का कुछ भी, वहाँ पर HLG में आपका सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होता है। हाँ, लेकिन इन फ्यूचर में अगर जो ब्रॉडकास्टर है वो अगर HDR कंटेंट भी आपको दिखाना चाहते हैं तो उनको HLG को या फिर HLG जैसी ही कोई दूसरी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। इन दैट केस आपके जो टीवी है उसमें HLG अगर टेक्नोलॉजी पहले से रहती है तो आपके टीवी को HDR कंटेंट दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए दोस्तों अब इसके पैनल की बात करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो पैनल है वो एक IPS 10 बिट पैनल है। तो सबसे पहले हम लोग 10 बिट पैनल के फीचर्स को जान लेते हैं।
जो 10 बिट पैनल होता है वो फुल HD रेजोल्यूशन एज वेल एज 4K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। जैसा कि हम लोग को पता है कि ये टीवी 4K रेजोल्यूशन में आता है। साथ में ये 10.7 बिलियन कलर्स को भी सपोर्ट करता है। अब इसका मतलब क्या है और इसके फ़ायदे क्या है, इसे समझने के लिए आपको अलग अलग पैनल के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टीवी में नॉर्मली 3 पैनल्स आते हैं, 8 बिट का पैनल, 10 बिट और 12 बिट। तो 8 बिट का जो पैनल होता है वो फुल HD टीवी में आता है और वो सारे नॉन HDR होते हैं। उसका कारण ये है कि जो हम लोग जानते हैं कि टीवी जो होता है वो पिक्सल से बना होता है और हर एक पिक्सल में 3 सब पिक्सल्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। और यहाँ पर अर्थात 8 बिट पैनल में ये तीनों कलर में से हर एक कलर का मैक्सिमम 256 शेड ही प्रोड्यूस हो सकता है। और कलर मिक्सिंग के द्वारा हम लोग जानते हैं 2 अलग अलग कलर को मिलाने से एक नया कलर बनता है। उसी तरह से अगर ये तीनों कलर के 256 शेड को मिक्स किया जाए तो मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो आपको 16 मिलियन कलर शेड जो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकता है 8 बिट का पैनल, जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन 10 बिट का पैनल के कंपेयर में बहुत ही कम है। और यही कारण है कि इसमें HDR वीडियोस प्ले नहीं होता है, क्योंकि HDR वीडियो में 10.7 बिलियन कलर्स होते हैं, जो कि एक 8 बिट पैनल कभी भी प्ले नहीं कर सकता है। तो यहाँ दिखाता हूँ। तो 10 बिट का जो पैनल होता है वो उसमें रेड का जो शेड होता है और ग्रीन और ब्लू का भी आप देख सकते हैं, एक एक कलर का 1024 शेड्स होता है। उसी तरह से अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10.7 बिलियन शेड्स ऑफ कलर मिलने वाला है। तो यही है वो 10 बिट के पैनल की खासियत। अगर आप बात करें तो मार्केट में कुछ टीवीज़ अवेलेबल है जो कि एक्चुअली हाई रेंज में आते हैं, लेकिन आप ये जान के रख सकते हैं कि 12 बिट के पैनल भी होते हैं जिसमें आपको 68 बिलियन कलर का सपोर्ट मिलता है। ये पैनल्स है एक्चुअली आपका जो डॉल्बी विज़न का जो एक्चुअल जो कंटेंट है वो 12 बिट पैनल में देखने में मज़ा आता है। दो हमारा ये टीवी डॉल्बी विज़न सपोर्ट करता है 10 बिट पैनल, वो कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और दोस्तों एक HDR वीडियो, HDR10 पर्टिकुलरली HDR10 वीडियो, क्योंकि HDR10 को सपोर्ट करता है तो मैं उसी की बात करूंगा। HDR10 वीडियो को प्ले करने के लिए मिनिमम 10 बिट पैनल का रिक्वायरमेंट होता है। और अगर आप HDR10 की स्पेसिफिकेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि HDR10 के जो वीडियोज़ होते हैं वो 10 बिट वीडियोज़ को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब यही है कि दोस्तों उन HDR10 के जो वीडियोज़ होते हैं उसमें ये 10.7 बिलियन कलर्स के सेट्स अवेलेबल होते हैं। प्लस ये जो कलर गैमेट, कलर स्पेस जो होता है, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों यूनिवर्स में डिफरेंट कलर शेड्स और टिंजेस की संख्या अनंत है और आप इसे अपनी नेकेड आँखों से देख भी नहीं सकते हैं। तो जिन कलर शेड्स को या यूँ कहे कि कलर स्पेक्ट्रम को इंसान अपनी खुली आँखों से देख सकता है उसे ही कलर गैमेट कहते हैं। और इस ग्राफ में जो आप ये त्रिकोणाकार रंगीन आकृति देख रहे हैं ये उसी कलर गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इंसानी आँखें देख सकती हैं। आइए तो इस कलर गैमेट या कलर स्पेस को सामने से अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि हमारे HDR10 टीवी या जो भी आपके पास है उसमें इसका क्या रोल होता है। तो ये DCI-P3 जो है, जो कि ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि इस ट्रायंगल के अंदर जो भी कलर शेड्स अवेलेबल है सिर्फ वही कलर शेड आपके HDR10 या HDR10 प्लस वीडियो में आपको दिखेंगे, जो कि ये टोटल कलर गैमेट का सिर्फ 53.6% ही है। जो सबसे छोटा ट्रायंगल आप देख रहे हैं वो BT709 या जिसे REC से 709 भी कहते हैं, ये फुल HD नॉन HDR वीडियो के कलर गैमेट को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर टोटल कलर गैमेट का ओनली 35.9% ही आता है। तो सबसे टॉप में जो आप देख रहे हैं वो है BT2020 या इसे REC 2020 भी कहते हैं और ये टोटल कलर गैमेट का 75.8% रिप्रेजेंट करता है। तो जो ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल आप देख रहे हैं इसके अंदर जो कलर सेट्स अवेलेबल है वो एक एक्चुअली सिर्फ डॉल्बी विज़न वीडियो में आज की डेट में सिर्फ इसी में ये सारे कलर सेट्स प्रोड्यूस होते हैं। और इन सारे कलर सेट्स को अगर आपको ट्रूली देखना है तो वो एक 12 बिट पैनल में ही आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 बिट पैनल में आपको ये एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। 10 बिट पैनल भी आपका 10.7 बिलियन कलर प्रोड्यूस करता है और यही कारण है कि डॉल्बी विज़न जो वीडियोज़ है
जो कि REC 2020 स्टैंडर्ड का होता है, वो 10 बिट पैनल में भी आपको उतना ही बेहतर दिखेगा जितना कि वो 12 बिट पैनल में दिखता है। यहाँ तक कि दोस्तों REC 2100 भी अवेलेबल है, जो कि अराउंड 77.6% कलर गैमेट को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपका जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कलर गैमेट को वीडियो प्रेजेंट करेगा, वीडियो उतना ही ट्रू टू रियलिटी होगा। तो HDR10 या HDR10 प्लस में आर्टिफिशियली अपस्केलिंग करके ये DCI P3 इस कलर रेंज को बढ़ाया जाता है, लेकिन वो दोस्तों वो आर्टिफिशियली किया जाता है, वो मूवी एडिटिंग के लेवल पे नहीं किया जाता है। जबकि डॉल्बी विज़न के जो वीडियोज होते हैं उसे मूवी एडिटिंग के टाइम में ही इस कलर स्पेस पे अकॉर्डिंगली मूवी को शूट और एडिट किया जाता है। इसीलिए आपके जो डॉल्बी विज़न के जो थ्योरेटिकली अगर मैं बोलूँ तो जो वीडियोज़ होते हैं वो ज़्यादा क्लोज टू रियलिटी होते हैं कंपेयर टू HDR10 और HDR10 प्लस। एक 8 बिट का वीडियो अगर 8 बिट के पैनल पे प्ले हो तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कलर के यहाँ पे बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसा कि आपको पता है 16 मिलियन कलर के जो कॉम्बिनेशन जब प्रोड्यूस करते हैं तो कलर का जो अलग अलग सेट्स है वो यूनिफॉर्मली क्रिएट ना होकर एक बैंड के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते 10 बिट पैनल में चूँकि कलर का रेंज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो बैंड आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर उसी तरह अगर इस वीडियो फोटो में भी आप देखें तो और आपको अच्छा समझ में आएगा, जो कि 8 बिट का और 10 बिट का आपको फ़र्क आसानी से इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों ये रही आपकी पूरी 10 बिट पैनल की कहानी। और इसको आपको मैं ठीक से समराइज़ कर दूं तो आपको समझ, आपका जो फुल HD जो टीवीज़ होते हैं या फुल HD वीडियो होते हैं उनमें 8 बिट का पैनल्स आता है और वो आपको जो कलर स्पेस 709 को रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपके HDR10 या HDR10 प्लस वीडियो जो होते हैं और जो टीवी सपोर्टिव टीवी, जैसा कि ये टीवी का HDR10 सपोर्ट करता है, तो ये आपका कलर स्पेस DCI P3 को सपोर्ट करता है। इसके लिए 10 बिट का पैनल आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। और डॉल्बी विज़न के लिए ट्रूली अगर आप कहें तो 12 बिट का ही पैनल लगता है, लेकिन ये 10 बिट में भी अपने आप को डाउनग्रेड करके आपको एक अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन आपका जो इसका कलर स्पेस है, अर्थात जो कि क्लोज टू रियलिटी अगर कोई वीडियो प्रोड्यूस कर सकता है थ्योरेटिकली, तो वो डॉल्बी विज़न ही कर सकता है। आइए अब इसका IPS पैनल की खूबियाँ और खामियाँ जान लेते हैं। तो दोस्तों इसे मैं कंपेयर करूँगा VA पैनल में, क्योंकि मार्केट में आज की डेट में जो भी बजट सेगमेंट जो टीवी अवेलेबल्स है वो उसमें या तो IPS पैनल होता है या VA पैनल होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है और किस पैनल वाले टीवी को आपको परचेज़ करना चाहिए। तो दोस्तों IPS पैनल का एक जो बहुत अच्छा फीचर होता है, जो ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीडियो में देखा कि इसका जो व्यूइंग एंगल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू VA पैनल। तो व्यूइंग एंगल में होता क्या है कि दोस्तों आप सामने से जो टीवी जो बंदा देख रहा है अगर वो बिल्कुल साइड में भी चला जाए तो 178 डिग्री एंगल तक भी जाने से भी उसे टीवी का जो कलर है, वो पिक्चर्स के जो कलर होते हैं वो एकदम अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि आपका रिस्पॉन्स टाइम, IPS पैनल का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो VA पैनल के कंपेयर में फास्ट होता है, जबकि VA पैनल का IPS से कम होता है। अब रिस्पॉन्स टाइम होता क्या है दोस्तों? रिस्पॉन्स टाइम होता है कि एक कलर से जब आप कोई फास्ट मूविंग कोई वीडियो देखते हैं या कोई गेम खेलते हैं तो उस समय जो एक पिक्सल जो कलर डिस्प्ले करता है, एक कलर से दूसरे कलर में जाने में जो टाइम लगता है वो टाइम जितना कम होगा वो उतना ही बेटर होगा। तो नॉर्मली VA पैनल में ये टाइम आपको 8 मिली पर सेकेंड का मिलता है, जो कि IPS पैनल में और भी कम मिलता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो कि रिफ्रेश रेट का अगर मैं बात करूं, जो जैसे कि आपको पता है कि रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में आपका जो डिस्प्ले है वो कितना वीडियो दिखा सकता है, कितना फ्रेम्स दिखा सकता है, फ्रेम पर सेकेंड, जिसे रिफ्रेश रेट भी कहते हैं। क्योंकि हमको पता है कि इस टीवी में 60 हर्ट्ज फ्रेम पर सेकेंड है। VA पैनल में रिफ्रेश रेट ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। यहाँ पे 120 हर्ट्ज या उससे भी ज़्यादा का रिफ्रेश रेट मिल सकता है, लेकिन IPS पैनल में उतना हाईएस्ट रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों अभी बजट सेगमेंट में जितने भी मार्केट में टीवी अवेलेबल है
उन सब में आप देखेंगे जो रिफ्रेश रेट है होता है वो 60 हर्ट्ज का ही होता है। तो यहाँ पर VA पैनल जो बल्कि इसमें ज़्यादा कैपेबल है रिफ्रेश रेट लेने का, लेकिन मार्केट में आपको VA में भी आप टीवी खरीदने जाएंगे तो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही आपको मिलेगा। तो रिस्पॉन्स रेट में मैंने जैसा कि आपको बताया कि IPS पैनल बेटर है, और अगर आप टीवी में गेम खेलना चाहते हैं तो आपके लिए IPS पैनल बेटर होगा VA पैनल से। दूसरा, अगर जो आए डिफरेंस में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि IPS पैनल में जो कलर रिप्रोडक्शन होता है वो VA पैनल के कंपेयर में बेटर होता है। इससे मैंने अपने पहले वीडियो में आपको एक कलर कंपैरिजन करके दिखाया था, जिसमें आपको जो कलर रिप्रोडक्शन में जो दिखाया था उसमें जो रियल प्रोडक्ट से इमेज से भी ज़्यादा बेटर कलर रिप्रोड्यूस कर रहा था। इसका कारण दोस्तों दोनों पैनल में क्रिस्टल का अलग अलग ओरिएंटेशन है, और ये जो IPS नाम है जिसका फुल फॉर्म है इन प्लेन स्विचिंग, और VH का वर्टिकल एलिमेंट, ये भी क्रिस्टल के अलाइनमेंट के कारण ही इसका ऐसा नाम पड़ा है। VA पैनल में जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है तो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो पैनल के वर्टिकल होता है, और जो इसमें जो क्रिस्टल का अलाइनमेंट होता है वो आपके पैनल के पैरेलल रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको IPS और VA पैनल के बीच में कोई कंपैरिजन वाला वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि IPS पैनल की क्या क्या खामियां हैं। तो IPS पैनल की जो सबसे बड़ी खामी है वो है कॉन्ट्रास्ट रेशियो। एक VA पैनल का जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है वो 3000:1 होता है, जबकि IPS पैनल का 1000:1 होता है। इसका मतलब ये होता है कि VA पैनल में जो ब्लैक होता है वो 3000 टाइम मोर ब्लैक होता है कंपेयर टू वाइट, जबकि IPS पैनल में जो ब्लैक होता है वो 1000 टाइम ही डार्कर होता है कंपेयर टू वाइट। इसका फ़र्क ये पड़ता है कि जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो आपका कंपेरेटिवली थोड़ा वॉश्ड आउट लगता है IPS पैनल में कंपेयर टू VA पैनल, और उसमें एक हमेशा वाइट शेडिंग लगी रहती है। एग्जाम्पल के रूप में आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। अगर ये पिक्चर आपका VA पैनल में होगा तो ब्लैक आपका इस तरह का ब्लैक दिखेगा, और अगर इसी सेम पिक्चर को आप अगर IPS पैनल में देखेंगे तो आपको ये ब्लैक वॉश्ड आउट लगेंगे और इसमें एक वाइटिश टिंच लगेगा। लेकिन दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इस टीवी में 2 फीचर्स दिए गए हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा, और उसे यूज़ करके आप अपना इस कॉन्ट्रास्ट का इशू को सॉल्व कर सकते हैं और एक VA पैनल की तरह पिक्चर क्वालिटी पा सकते हैं। और एक बात तो दोस्तों जो मैंने आपको बताना भूल गया कि IPS पैनल जो कंपेयर टू VA पैनल ज़्यादा ब्राइटर होता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट में दिखाऊं तो ये जो कोडैक का टीवी है, तो अगर आप इसका ब्राइटनेस यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखा देगा 550 निट्स ब्राइटनेस है। और अगर आप कोई भी VA पैनल का टीवी आप देख लीजिए बजट सेगमेंट में, तो आपको पता चलेगा कि उनका जो ब्राइटनेस होता है वो 300 to 350 निट्स मैक्सिमम होता है। और मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि जो HDR10 वीडियोज़ होते हैं और उसमें जो कैपेबिलिटीज़ होते हैं मैक्सिमम 1000 निट्स ब्राइटनेस प्रोड्यूस करने का, ताकि वो इमेज को ज़्यादा ब्राइटर दिखा सके। और उसी तरह डॉल्बी विजन के जो वीडियोज़ होते हैं उसमें कैपेबिलिटीज़ जो होती है 4000 निट्स का पिक ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर सकती है। तो अगर आपका टीवी में जो ब्राइटनेस है, जैसे कि IPS में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टीवी में 550 निट्स की ब्राइटनेस है, इसका मतलब ये है कि आप HDR कंटेंट देख रहे हैं तो जो आपका जो ब्राइटर इमेज वो मैक्सिमम 550 निट्स तक ही ब्राइट होगा। और अगर VA पैनल आपका है तो वो जैसा कि आपको मैंने कहा कि 300 या 350 निट्स तक ही ज़्यादा जाने वाला है। तो टीवी व्यूइंग के लिए अगर आपको टीवी लेना है तो वो ज़रूर से ही आप IPS पैनल वाला ही खरीदें। तो दोस्तों, अब चलिए चलते हैं सेटिंग में, जाके उन 2 सेटिंग्स को देखते हैं जिसकी बात मैंने आपसे कही थी। तो अब आपको जाना होगा इसके एडवांस वीडियो सेटिंग में, और यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है, ये है एडेप्टिव लूमा कंट्रोल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग करके रखा है। तो दोस्तों, एडेप्टिव लूमा कंट्रोल एक्चुअली करता क्या है, ये आपका जो इनपुट सिग्नल है उसे ये एनालाइज करने के बाद जो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर देता है। जिससे होता है ये कि आपका जो पिक्चर का कलर जो है उसे वो ज़्यादा इनरिच करता है, और जो पिक्चर डेप्थ है अर्थात जो पिक्चर की जो क्वालिटी है उसे भी आपको इम्प्रूव करता है। तो मैं आपको अगर यहाँ पे करके दिखाऊँ तो अभी आप देख सकते हैं एडेप्टिव लूमा कंट्रोल मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करके रखा है। जैसे ही मैं इसे ऑफ़ करता हूँ तो आपको दिखा होगा कि पिक्चर कुछ ज़्यादा ब्राइट हो गया है। ब्राइट एक्चुअली ये जो
मैंने आपको बताई थी कि पिक्चर में जो वाइटनेस है वो वापस इसमें आ गया। अब जैसे ही मैं इसे स्ट्रॉन्ग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक जो है वो ज़्यादा अब आपको यहाँ पे ग्रेइश नहीं ब्लैकिश लग रहा होगा। इवन रेड जो है वो बिल्कुल रेड दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपने वीडियो सेटिंग में हमेशा इसे स्ट्रॉन्ग मोड में करके रखता हूँ। दूसरा जो है वो है आपका, यहाँ पर आप आइए गामा सेटिंग। तो दोस्तों थ्योरेटिकली गामा सेटिंग आपका वाइट से ब्लैक में जो ट्रांजिशन होता है और या फिर ब्लैक से वाइट में जो ट्रांजिशन होता है उसको कितनी जल्दी या कितनी स्पीड से होगा उस पर डिपेंड करता है। डार्क में ये होता है कि वाइट से डार्क की तरफ जो ट्रांजिशन होता है वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा होता है, जबकि ब्राइट में जब आप रखते हैं तो जो ट्रांजिशन होता है वो स्लो होता है और डार्क एरियाज़ भी आपको ब्राइट ही लगते हैं, जिससे चलते हैं आपको डिटेल्स कम लगते हैं। चूँकि ये आईपीएस पैनल में मैं आपको बताया कि कंट्रास्ट का इसमें एक इशू रहता है, तो इसीलिए आप इसे अगर डार्कर साइड में करके रखते हैं तो आपका पिक्चर की जो क्वालिटी आपको ओवर इम्प्रूव दिखाई देगी, जो कि मैं आपको यहाँ पे अभी करके दिखा। जैसे मैं इसे ब्राइट करता हूँ तो आपको दिखाई समझ में आ रहा होगा कि पिक्चर की जो है थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ गई है और ब्लैक जो है वो थोड़ा ग्रेइश हो गया। आप फिर से अगर ब्लैक को ध्यान से देखें जो नीचे में यहाँ पर जो वर्सेस लिखा आप इस एरिया को देख सकते हैं या प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। मैं इसे फिर से जैसे ब्राइट करता हूँ तो इस पे आप देख सकते हैं एक वाइटनेस आ गई है, कंपेयर टू इसका जो ब्लैकनेस है वो थोड़ा कम हो गया। मैं फिर से इसे डार्क मोड में करके आपको दिखाता हूँ तो आपको क्लियरली ये डिफरेंस आपको दिखा होगा कि जो ब्लैक्स है वो ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये दो सेटिंग्स है, गामा सेटिंग्स है और एडेप्टिव लूमा कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग रख के आप जो कंट्रास्ट का जो इशू जो आईपीएस पैनल में आता है इसे सॉल्व कर सकते हैं। और ओवरऑल आप देखेंगे यही एक इशू है आईपीएस पैनल में जो कि वीए पैनल के कंपेयर में मार खाता है, लेकिन इसे सॉल्व करके आईपीएस पैनल आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा टीवी में। दोस्तों आइए अब आते हैं इसके नेक्स्ट फीचर जो कि है डीएनआर, जिसे कि डिजिटल नॉइज़ रिडक्शन भी कहते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे ऑफ रखा है, लेकिन इसे आप ऑन रख सकते हैं इन दैट केस ओनली कि जब आप समझिए आप कोई टीवी देख रहे हैं जो कि और कोई स्टैंडर्ड चैनल में स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल देख रहे हैं, एचडी चैनल नहीं है, तो नॉर्मल एचडीआर मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन में होता क्या है कि आपका जो पिक्चर का जो नॉइज़ होता है वो ज़्यादा होता है। तो आप इस केस में इसे ऑन करके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके हेयर्स में या फिर बैकग्राउंड में जो नॉइज़ ज़्यादा है, इन दैट केस आप इसे ऑन करने से ये आपके पिक्चर को सॉफ्ट कर देता है, सॉफ्ट करके उसे ज़्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल उसी तरह है दोस्तों जैसा कि आप मोबाइल में जब ब्यूटी मोड को ऑन करते हैं तो सामने वाला बंदा ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, लेकिन एक्चुअली वो होता क्या है कि वो उसे पिक्चर को ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, जिससे कि उसके चेहरे पे जो दाग धब्बे या कुछ भी है वो सॉफ्टन होके क्वालिटी पिक्चर की जो क्वालिटी में है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। क्वालिटी अर्थात डिटेल्स, वो डिटेल को वो ओवरलुक करके पिक्चर को सॉफ्ट कर देता है। तो डिजिटल नॉइज़ रिडक्शन में डीएनआर में बिल्कुल वही चीज़ होती है दोस्तों। अगर आपने एचडी चैनल्स ले रखे हैं सेट टॉप बॉक्स में या फिर आप ओटीटी के माध्यम से या अमेजॉन प्राइम वीडियोस में या फिर हॉटस्टार में कोई एचडी कंटेंट देख रहे हैं तो फिर इसे ऑन रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये बिना मतलब का ही आपका जो कंटेंट है जिसे आप ऑलरेडी एचडी में देख रहे हैं उसे ये सॉफ्टन कर देगा और जो वीडियोस की जो डिटेल है वो आपकी लूज़ हो जाए। नेक्स्ट फीचर जो है वो है MPEG-ANR। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया में जो सेट टॉप बॉक्स का जो सिग्नल आता है वो MPEG-2 या MPEG-4 में आता है। तो MPEG-2 या 4 जो है एक कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है आपके वीडियो को की कोडिंग करने के लिए। तो ये इसे अगर आप थोड़ा सा गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि MPEG जो है वो है लॉसी वीडियो और लॉसी ऑडियो कोडेक जो होता है। मतलब कि जब ये वीडियो को कंप्रेस किया जाता है तो वीडियो का साउंड का एज वेल एज वीडियो का जो बहुत सारा डिटेल्स है वो लॉस हो जाता है और वही
लो क्वालिटी वीडियो आपको ट्रांसमिट होता है, जिसे आपका सेट टॉप बॉक्स अल्टीमेटली प्रोसेस करके आपको यहाँ दिखाता है। तो होता है कि अगर सेट टॉप बॉक्स का प्रोसेस करने के बाद भी आपका जो सिग्नल मिल रहा है, अगर उसमें बहुत बार ग्रेन आपको देखने को मिलता है, जिसे मॉस्किटो नेट नॉइज़ भी कहा जाता है या ग्रेन नॉइज़ कहते हैं। तो ये करता क्या है, अगर आप इसे ऑन रखते हैं, आप देखिए डिफरेंट सेटिंग्स है, लो हाई मीडियम। तो आप अगर इसे लो या हाई या मीडियम करते तो जो ग्रेन नॉइज़ होता है उसे वो रिड्यूस करता है। तो ये रिड्यूस कैसे करता है दोस्तों, ये फिर से वही चीज़ है, ये आपके वीडियो को सॉफ्टन कर देता है, अर्थात आपके वीडियो के डिटेल को, ऑलरेडी तो वैसे ही आपका वीडियो का जो डिटेल है वो लो होके आ रहा है, फर्दर ये उसे और भी सॉफ्ट करके उस मॉस्किटो नेट नॉइज़ को इनविजिबल बना देता है। वो उसे एक्चुअली ख़त्म नहीं करता, वो बस सॉफ्ट करके वो उसे इनविजिबल कर देता है, जिससे आपको देखने में लगता है कि आपका वीडियो ज़्यादा स्मूथ हो गया, लेकिन इससे आपका पिक्चर क्वालिटी का कोई इन्हेंसमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों इसलिए आप देख सकते हैं मैं भी इसे हमेशा ऑफ करके ही रखता हूँ। लेकिन और सिर्फ यहाँ ही नहीं, मैंने हॉटस्टार में कुछ दिन पहले एक मूवी देखी थी, वहाँ पर भी ये मॉस्किटो नेट नॉइज़ विजिबल था। फिर जब मैंने इसे ऑन किया तो वहाँ पे ये कम हो गया था, लेकिन इसके लिए जो मैंने आपको कहा पिक्चर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट जो फीचर है दोस्तों ये है ये DI फिल्म मोड। तो ये एक्चुअली है क्या, तो ये एक्चुअली करता क्या है कि आपका जो ओरिजिनली फिल्म बेस्ड सोर्स है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो 24 फ्रेम पर सेकेंड के होते हैं, जो मूवी जिस फ्रेम रेट में बनती है, तो उसे ये डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद ये ईच फिल्म को, अर्थात ईच फ्रेम को ये फिर से रिक्रिएट करता है, मेनली उसमें कलर करेक्शन करता है और पिक्चर क्वालिटी को इन्हेंस करके उसे हाई डेफिनेशन में कन्वर्ट करता है। तो ये एक्चुअली इसका काम है। लेकिन दोस्तों सच कहे तो मैंने इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, मैंने अलग अलग एक ही वीडियो को इसे ऑफ करके ऑटो करके भी चलाया, प्लस अलग अलग तरह के सेटिंग्स पे भी मैंने इसे यूज़ करके देखा है, लेकिन इसका किसी भी तरह का इफ़ेक्ट मुझे अभी तक फ़िलहाल नहीं दिखाई दिया है। कलर टेम्परेचर के बारे में दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये कुछ नहीं है, ये बस आपके जो ओवरऑल पिक्चर का टोन है, वार्म टोन अगर आप रखते हैं तो आपका जो ओवरऑल पिक्चर होगा ये थोड़ा येलोइश होगा, जो कि एक्चुअली रेड टोन देता है, लेकिन दिखने में आपको येलोइश लगता है। कूल करने से जो आपका पिक्सल का जो ब्लू कलर है वो ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, जिसके चलते ये आपको थोड़ा ब्लूइश दिखता है, और स्टैंडर्ड में ये पूरा बैलेंस रहता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने गामा सेटिंग को HLG से रिलेट कर दिया था, जो कि एक्चुअली गलत था। पिक्चर मोड में दोस्तों मैंने जैसा कि थोड़ा देर पहले बताया था कि इसमें पिक्चर मोड या मूवी मोड बोल के नहीं है, जो कि नॉर्मली होना चाहिए था। आप जितने भी टीवीज़ देखेंगे उसमें एक डेडिकेटेड मूवी मोड होता है, जिसमें कि ऑटोमेटिक सारे सेटिंग्स आपके आते हैं। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की दोस्तों, कि जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप हर पिक्चर मोड के लिए आप बैकलाइट, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ह्यू को तो आप यहाँ पे रीसेट करने या किसी भी सेटिंग में ऑप्शन नहीं आता है, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका एडवांस वीडियो सेटिंग है, या फिर ये जो कलर टेम्परेचर है, या जो ये गामा, ये 3 सेटिंग को अगर आप किसी को भी चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो सभी प्रोफाइल में चेंज हो जाता है, जो कि एक्चुअली होना नहीं चाहिए था। अगर आप यहाँ पर इतने सारे प्रोफाइल देने के बाद भी अगर आप इन सेटिंग्स को, जो कि मेन सेटिंग्स है, वो अगर आप हर प्रोफाइल के लिए अलग अलग सेटिंग नहीं बना सकते, तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या हुआ। अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक बार दिखा भी दूं करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे गामा मोड को डार्क से मैं ब्राइट कर देता हूँ, ब्राइट करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी यूज़र में था। अब मैं यहाँ पर पिक्चर मोड को यहाँ पे विविड कर देता हूँ, विविड करके देखिए अभी भी ये ब्राइट मोड में ही है। अब मैं अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड में जाता हूँ, स्टैंडर्ड में जाने के बाद फिर यहाँ पे देखिए ये ब्राइट मोड में ही है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर सेटिंग के लिए चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली आप जो एडवांस सेटिंग में भी जाइएगा, तो जो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये ऑफ है, स्ट्रॉन्ग है, ऑफ, और जो सेटिंग मैं करके रखा हूँ वो हर प्रोफाइल में एक ही रहता है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक लगा मुझे।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को अब ये भी समझ में आ गया होगा कि आपका इस टीवी के लिए कौन सा पिक्चर सेटिंग बेस्ट है। फिर भी अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं अलग से बेस्ट पिक्चर सेटिंग के लिए आपको सेटिंग कैसे करना है एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अब चलिए दोस्तों चलते हैं इसके साउंड सेटिंग में, साउंड का फीचर्स में कि इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिलता है। तो दोस्तों साउंड में आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको DTS ट्रू सराउंड साउंड का सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5.1 का भी सपोर्ट मिलता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो लैंग्वेज ऑप्शन में यहाँ पर 5.1 और नॉर्मल दोनों ही यहाँ पे फॉर्मेट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा चला नहीं सकता हूँ, तो 5.1 में भी ये टीवी आपका सपोर्ट करता है। दोस्तों कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैं आपको ये वीडियो ज़्यादा नहीं दिखा सकता था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये 5.1 सराउंड साउंड को सपोर्ट करता है। लेकिन टीवी में कोई इनबिल्ट हार्डवेयर नहीं है। आपको अगर 5.1 का मज़ा लेना है तो आपको अलग से इसमें कोई साउंड बार या फिर डेडिकेटेड 5.1 साउंड सिस्टम इससे अटैच करना होगा, तो ही आप इसका फ़ायदा ले पाएंगे। दोस्तों अब दूसरा जो आता है फीचर ये है ऑटो वॉल्यूम का। इसे आप ऑन करके रख सकते हैं, मैं ऑफ़ करके रखता हूँ, क्योंकि इसमें होता क्या कि वॉल्यूम ऑटोमेटिक सेट होता है। अगर कभी आपको अचानक वॉल्यूम कम करने की भी ज़रूरत पड़ गई तो आप जब कम करना चाहते हैं तो ये कम नहीं होता है, तो उस समय आपको ये बहुत ही एनोइंग हो जाता है। ये जो सेटिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप एक मज़ेदार चीज़ देखेंगे कि साउंड मोड में आपको तो मूवी मोड देता है, लेकिन जहाँ पे देना चाहिए था पिक्चर मोड में वहाँ पे नहीं देता है। लेकिन यहाँ भी दोस्तों इसका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये कस्टमाइज़ करने के लिए आपको DTS ट्रू सराउंड साउंड को पहले ऑफ़ करना होगा। ऑफ़ करके फिर आपको जैसा आपको सेटिंग चाहिए आप वहाँ पे हर प्रोफाइल वाइज सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप DTS ट्रू सराउंड साउंड को ऑन करके रखते हैं तो जो भी सेटिंग आपने करके रखी है वो आपकी चली जाएगी और वो जो टीवी ऑटोमेटिकली आपके लिए सेटिंग डिलीट करेगा। तो बेसिकली जब आपका टीवी सराउंड साउंड को सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखेंगे ही। तो फिर और जब ये ऑटोमेटिकली सारा सेटिंग ऑफ हो जाता है तो फिर इसका कोई मायने भी नहीं बनता है। साउंड सेटिंग में जो फीचर जो दिया गया उसमें सबसे अच्छा फीचर जो मुझे मिला वो था आपका ये SPI DIF टाइप। एक्चुअली ये इसमें कहता ये है कि जो आपका टीवी से जो साउंड आउटपुट निकलता है वो आपका दो फॉर्मेट में आउटपुट निकल रहा है। एक तो आपका डॉल्बी डिजिटल में भी है और दूसरा है PCM में। तो दोस्तों ये है क्या, तो दोस्तों अगर आपके पास एक ऐसा साउंड सिस्टम है जिसमें कि डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट नहीं है। डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट का मतलब है कि जो समझिए आप कोई जैसे इसी सेट टॉप बॉक्स में मैं जो मूवी जो अभी आपको गाना दिखाया था वो 5.1 में भी था। तो 5.1 में चूँकि ये टीवी के अंदर 5.1 को डिकोड करने के लिए डिजिटल सराउंड साउंड का डिकोडर लगाया हुआ है, जिसके चलते वो उसे डिकोड कर पा रहा है और आपके टीवी के स्पीकर के थ्रू वो साउंड सुनाई दे रहा है। लेकिन मान लीजिए आप टीवी के अलावा बाहर में कोई 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम लगाकर आप डॉल्बी का मज़ा लेना चाहते हैं या फिर 2.1 का ही है उसमें लेना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपका सराउंड सिस्टम है वो डॉल्बी डिजिटल को अगर सपोर्ट नहीं करता है तो आपका सराउंड साउंड सिस्टम उसमें नहीं बजेगा। तो उसके लिए टीवी में एक जो फीचर दिया हुआ है PCM डॉल्बी डिजिटल, एक्चुअली होता क्या ये एक कंप्रेस्ड साउंड कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा साउंड को कंप्रेस करके बहुत छोटा करके वो फाइल को आपके डिवाइस में सेंड किया जाता है। तो अगर आपके डिवाइस में डॉल्बी डिजिटल को डिकोड करने का साउंड सिस्टम में नहीं है तो टीवी आपके लिए ऑलरेडी उस डॉल्बी डिजिटल फॉर्मेट को, चाहे वो 5 में हो या जो भी हो, उसे डिकोड करके PCM मोड में वो आपके टीवी के आउटपुट के थ्रू, चाहे वो HDMI ARC हो या फिर आपका डिजिटल साउंड कनेक्टर हो, उसके थ्रू आपके साउंड सिस्टम में ये सेंड कर देगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर कोडेक ने दिया है। तो दोस्तों ये हो गए इसकी कंप्लीट टीवी सेटिंग की बात और वो सारे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन जो कि टीवी सेटिंग के अंदर में आते हैं। इसके बाद आइए हम देख लेते हैं इसके वाईफाई के
सेटिंग के फीचर में। तो वाईफाई में दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये डुअल बैंड मतलब 5G बैंड को सपोर्ट नहीं करता, ये सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड को ही सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों मैं अभी तक मैंने ब्रॉडबैंड का कनेक्शन नहीं लिया है, मैं इसे अपने मोबाइल जो कि एक एयरटेल है और एक जियो का है उसी से मैं कनेक्ट करके यूज़ करता हूँ। मैंने नेटफ्लिक्स का तो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, लेकिन मेरा अमेज़ॉन प्राइम और हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। और दोस्तों मैं उसमें जब वीडियोस को देखता हूँ फुल क्वालिटी में, जो कि जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाया भी था एक वीडियोस में कि HD क्वालिटीज़ में जब वीडियो चलते हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। 4K वीडियो का कंटेंट दोस्तों इंडिया में अभी भी बहुत कम है। आपको अमेज़ॉन प्राइम में और हॉटस्टार में बहुत कुछ ही वीडियो है जो कि आपको 4K रेजोल्यूशन में मिलेंगे। मैक्सिमम वीडियो आपको फुल HD रेजोल्यूशन में मिलेंगे और उस रेजोल्यूशन में देखने के लिए आपका जो ये वाईफाई बैंड इसमें दिया गया है वो एनफ है। 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों जहाँ तक सिस्टम अपडेट की बात करें तो टीवी को अभी तक खरीदे हुए 1.5 महीना हुआ और अभी तक मुझे 2 बार अपडेट मिल चुका है। एक तो जब मैंने टीवी को अपडेट खरीदा था उसी समय 800 MB का मुझे अपडेट मिला था और दूसरी बार मुझे 900 MB का अपडेट आज से 15 दिन पहले मिला था। अभी मैंने चेक करके देखा यहाँ पर फिलहाल अभी कोई दूसरा सिस्टम अपडेट अवेलेबल नहीं है। तो अभी भी ये एंड्रॉयड वर्जन 9 पे ही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई का सिक्योरिटी पैच मिला हुआ है, जबकि अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है। दोस्तों लास्ट में आपको यही कहूँगा कि अगर आप टीवी लेने का सोच रहे हैं तो जिस भी ब्रांड का लीजिए, लेकिन वो IPS पैनल का ही लीजिए, क्योंकि IPS पैनल टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए बेस्ट होता है। और जो कॉन्ट्रास्ट का इशू है वो अगर ये 2 फीचर आपको उसमें मिल जाते हैं तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने लास्ट 1 महीने से बहुत सारी रिसर्च की है और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो मैंने कोशिश की है कि सभी करेक्ट इन्फॉर्मेशंस हो। तो इस वीडियो का लास्ट तक अभी देख रहे हैं तो मेरी मेहनत इसकी मतलब है कि सफल हुई है। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।